नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है इतिहास है, जबकि टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाया गया है वह है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ये कक्षा 6 से संबंधित है। आप सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पुस्तक में इस चैप्टर को देख सकते हैं जो कि कक्षा 6 से संबंधित है। अगर और भी लेसन प्लान आप बना हुआ देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। आपको वहां पर बहुत सारा लेसन प्लान बनाया हुआ मिल जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। लेसन प्लान जब भी आप स्टार्ट करें बनाना तो अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे आप। फिर आपका रोल नंबर यानी क्रमांक क्या है वो लिखेंगे। विषय हो जाएगा इतिहास, और जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाया गया है इस प्रकरण में यहाँ पर देखेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। किस क्लास के लिए है तो 6 क्लास के लिए है। कितने समय तक आपको पढ़ाना है तो अक्सर जो क्लास होती है वो 35 से 40 मिनट की होती है। यहाँ पर टाइम लिखेंगे और किस घंटे में पढ़ाना है वो लिखेंगे। डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद समान उद्देश्य जो कि हमारा विषय से संबंधित है। समान उद्देश्य में आप 5 पॉइंट लिखेंगे लगभग। जैसे कि जो विषय है हमारा यहाँ पर इतिहास है तो यहाँ पर लिखेंगे छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा, छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। और पांचवा है छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य का पॉइंट आता है जो कि प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित होता है। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है वह है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। यहाँ पर पहला नंबर है, छात्र जो है गांव व शहर के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, छात्र खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के विषय से अवगत हो सकेंगे। तीसरा नंबर है, छात्र गांव और शहर के लोगों के जीवनचर्या से अवगत हो सकेंगे। चौथा, छात्र खुशहाल गांव और समृद्ध शहर से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है, छात्रों में गांव व शहर से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, राइट पेज में। यहाँ पर सहायक शिक्षण में लिखेंगे यानी कि जिन सामग्री का पढ़ाने के लिए प्रयोग करेंगे उसको चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करना है वो लिखेंगे। व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व विज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो हैं खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस विषय में उनको पहले से जानकारी है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है। इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। अगर आप अध्यापक यानी लड़के हैं तो यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे और लड़की है तो छात्र अध्यापिका कथन। इन प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रखेंगे और ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। जिस तरह से उत्तर आता है बच्चों के द्वारा उसी से अगला प्रश्न का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन में टॉपिक निकल कर आना चाहिए। जैसे कि बच्चे उत्तर दे रहे हैं, टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं क्लासरूम में बच्चों से कि हम लोग किस देश में रहते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत। दूसरा प्रश्न है, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो छात्रों के उत्तर आता है छात्रों द्वारा गांव में। गांव के लोग अपनी जीविका चलाने के लिए कहाँ जाते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जीविका चलाने के लिए वो कमाने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, शहर एवं गांव को समृद्ध एवं खुशहाल कैसे बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर छात्र जो है उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम समस्यात्मक लिखेंगे। और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया जिस टॉपिक को पढ़ाना है। यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापिका कथन में खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा
आज हम लोग खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें दोनों साइड का पेज यूज करेंगे। यहाँ पर 4 कॉलम बनेगा। ये प्रस्तुतिकरण के पॉइंट के अंतर्गत आता है। ऊपर लिखेंगे प्रस्तुतिकरण और 4 कॉलम बना के यहाँ पर पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, यानी कि चैप्टर से संबंधित आप पॉइंट को उठाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, जो कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पुस्तक में देख सकते हैं। कक्षा 6 के अंतर्गत ये पुस्तक आता है। उस चैप्टर में देखेंगे तो उस चैप्टर में से जो जो पॉइंट आप बच्चे के सामने डिटेल उसका बताना चाहेंगे तो उसको इस कॉलम में लिखेंगे, शिक्षण बिंदु के कॉलम में। तो जैसे गांव के बारे में हम बताएंगे। दूसरा है छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, यानी कि छात्र अध्यापिका जो क्लासरूम में इस पॉइंट पर लेक्चर देंगी उसको दूसरे कॉलम में यहाँ पर लिखा जाएगा। और तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि छात्रों का किस तरह का व्यवहार रहेगा, किस प्रकार उत्तर देंगे, उसको हम तीसरा कॉलम में लिखेंगे। चौथा कॉलम है श्याम पटकार, यानी कि पढ़ाने के लिए आप ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं क्लासरूम में, तो जिस तरह से बच्चों को समझाते हैं उसी तरह से यहाँ पर लिखना है। इसके लिए आप ब्लैक चार्ट पेपर यूज करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में हम पहला पॉइंट को देखेंगे। आप लगभग 4 पॉइंट रख सकते हैं। तो इस पेज में हम 2 पॉइंट को देखेंगे और फिर अगले पेज में 2 पॉइंट को देखेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है गांव के लोग और दूसरा पॉइंट है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे। तो हम ये देखेंगे गांव के बारे में। दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्ला कहा जाता था, साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास को कड़ैसियार और अदिमाई कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति, जबकि हम उत्तरी हिस्से में देखते हैं तो गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहा जाता था। यह पद जो उनका था अनुवांशिक था, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। यह हम पहले के गांव के बारे में देखेंगे यहाँ पर कि दक्षिण हिस्से और उत्तरी हिस्से में इनका कौन कौन सा पद था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दक्षिण हिस्से में जो बड़े भूस्वामी थे उनको वेल्ला कहा जाता था, साधारण हलवाहों को क्या कहा जाता था, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखें। जबकि उत्तरी हिस्सों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था तो हम यहाँ पर देखें कि उनको ग्राम भोजक कहा जाता था। अब इसी से संबंधित प्रश्न करेंगी छात्र अध्यापिका बच्चों से कि देश के उत्तरी हिस्से में गाँव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता है। तो छात्र के द्वारा उत्तर आता है ग्राम भोजक। और छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो हैं छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं कि दक्षिण हिस्से के गांव में जो थे बड़े भूस्वामी को उनको वेल्ला कहा जाता था, साधारण हलवाहा को उनवार कहा जाता था, भूमिहीन मजदूर और दास जो थे उनको कड़ैसियार और अदिमई कहा जाता था। जबकि उत्तरी हिस्से में ग्राम भोजक को क्या कहा जाता था, जो पद था ग्राम भोजक का, उनको इन्हें गांव के प्रधान के रूप में देखा जाता था, जो कि इन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था। दूसरा पॉइंट है शिक्षण बिंदु का कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। तो समृद्ध गांव के बिना राजा तथा उनके राज्य को चलाना मुश्किल रहता था, इसलिए गांव को खुशहाल और समृद्ध बनाना जरूरी था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कृषि के लिए लोहे के हल औजारों का प्रयोग किया जाना शुरू हो गया था, क्योंकि लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। प्राय जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई के भी उत्तम साधन का यहाँ पर प्रयोग किया जाना लगा। इस समय सिंचाई के लिए नहर, तालाब, कुआं, कृत्रिम जलाशय बनाए जाने लगे थे। लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। हम देखते हैं कि जुताई के लिए हलों के फाल का प्रयोग किया जाता था, यानी कि लोहे के बने होते थे। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था, लेकिन अधिकतर उपयोग
का प्रमाण 2500 लगभग 2500 वर्ष पहले का मिलता है यहाँ पर। तो इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 3000 साल पहले से। श्यामपटकार में देख सकते हैं कि कृषि उत्पादन के लिए जो कदम बढ़ाए गए थे वो था कि हलों के फाल का प्रयोग किया जाता था ताकि उत्तम तरीके से कृषि का प्रचार प्रसार किया जाए और फसल जो है काफ़ी उत्तम तरीके का प्राप्त हो। सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध थी। अब अगले पेज में आएंगे, तीसरा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे यहाँ पर समृद्ध प्राचीन शहर के बारे में। प्राचीन नगर के जीवन के बारे में कुछ अन्य स्रोत से भी पता चलता है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि शहर, गांव या फिर जंगल के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार जो थे वो कलात्मक ढंग से उत्तम तरीके से उकेरते थे, बनाते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारत की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। अनेक शहर जो थी वह महाजनपद की राजधानी थी। अनेक शहर में वलयकूप का प्रयोग किया जाता था। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः यह वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महल व बाजारों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि प्राचीन शहर को समृद्ध शहर क्यों कहा गया है। क्योंकि वहाँ पर हम देख सकते हैं कि आवश्यकता अनुसार अनेक सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, जिसके आधार पर एक खुशहाल और समृद्ध शहर कहा गया। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन बनाए रखेंगे, और श्यामपटकार में देख सकते हैं कि प्राचीन समृद्ध शहर जो है यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार अनेक सुविधाएं उपलब्ध मौजूद थी। चौथा शिक्षण बिंदु देखेंगे आहत सिक्के एवं शिल्पकार। आहत सिक्के जो है सामान्यतः आयताकार या वर्गाकार या गोलाकार होता था। यह धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं जाता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए यह आहत सिक्का कहा जाता था। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकार की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि आहत सिक्के का आकार कैसा होता था। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होता था। श्यामपटकार में देख सकते हैं चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृति को आहत कर बनाए जाने के कारण इसे आहत सिक्का कहा जाता था। शिल्पकार के संघ को श्रेणी के रूप में देखा जाता था, उनको श्रेणी कहा जाता था। इसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, मूल्यांकन करेंगे। प्रस्तुतिकरण का जो पॉइंट था वो समाप्त हो गया। मूल्यांकन यानी कि हमने जो पढ़ाया है उसी से संबंधित बच्चों से प्रश्न करेंगे। इस प्रश्न की संख्या 5 या 4 रख सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, तमिल क्षेत्र में भूस्वामी को क्या कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है, ग्राम भोजक किसे कहा जाता था। तीसरा है, कृषि के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता था। चौथा है, प्राचीन नगर के लोगों का रहन सहन कैसा था। और पांचवा है, आहत सिक्के क्या है। मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति देखेंगे, और पुनरावृत्ति में क्या है कि हमने जो चीज़ पढ़ाया है उसको काफ़ी छोटे क्रम में बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि जो भी टॉपिक है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट है, भारत के गांव के दक्षिण हिस्से में बड़े भूस्वामी को वेल्ला और साधारण हलवा को उनवार कहा जाता था। उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। कृषि उत्पादन के बढ़ाने के लिए लोहे के हल का प्रयोग तथा अन्य सिंचाई के साधन का उपयोग किया जाता था। आहत सिक्के का निर्माण धातु की चादर से काटकर किया जाता था। आहत सिक्के बनाए जाते थे। इन पर कुछ लिखा नहीं जाता था, बल्कि हम देखते हैं यहाँ पर कि ठप्पे के रूप में इन सिक्कों पर कुछ भी लिखावट नहीं देखने को मिला है, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, जो कि आहत सिक्का कहलाता है। उसके बाद बच्चों को होमवर्क यानी कि गृह कार्य
देंगे। इन प्रश्न की संख्या 1 या 2 रख सकते हैं। तो भारत के दक्षिण हिस्से में गांव के लोगों का रहन सहन कैसा था, और दूसरा प्रश्न है आहत सिक्के क्या है। तो लेसन प्लान जो है इस चैप्टर से संबंधित जो है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।